गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पता ही है कि कल मैंने जो है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा कालीन, मोहनजोदड़ो, इस पर जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उससे संबंधित मैंने वीडियो का भाग 1 दिया था और उसमें मैंने कम से कम 26 प्रश्न कराए थे और आज हम 27वें प्रश्न से जो है शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो नए जुड़े हैं कि डेली ये क्लास 8 बजे चलती है। डेली शाम को 8 बजे, शाम को याद रखिएगा, सुबह में नहीं, शाम को डेली 8 बजे ये क्लास चलती है। तो जो भी नए हैं वो डेली क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया है तो, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पूरा वीडियो देखिएगा मित्रों, क्योंकि मेहनत करते हैं आपके लिए तो हम चाहते हैं कि आपको उसका पूरा श्रेय मिले, हर तरह का क्वेश्चन। तो दूसरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो पूरा देखिएगा। कमेंट्स आपके देखते रहता हूँ, जो भी आपका सवाल है वो मैं देखता रहता हूँ। अगर वीडियो में आता है तो मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर जिक्र करूँगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ फटाफट लाइक शेयर करना शुरू कर दीजिएगा। और भाग 1 इसका मैं जो कल डाला था वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक जो है मिल जाएगा। तो वहाँ लिंक पे जाके पहला भाग इसका आप देख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 तक उसमें प्रश्न थे। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इन चारों में से वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थीं उसके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? टेराकोटा, कांसा, तांबा और लोहा। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर ड्रॉप करते जाइए मेरे उत्तर देने से पहले। और दूसरा भाग ये चल रहा है, पहला भाग आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जो लोग नहीं देख पाए हैं, अभी जुड़े हैं, ठीक है। तो पदार्थ का वो कौन सा उपयोग है जिसका हड़प्पा काल में मुद्रा निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? तो मित्रों वो था टेराकोटा। क्या था? टेराकोटा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हैं। जो हड़प्पा कालीन मुहरें हैं वो अधिकांशतः किस चीज़ की बनी है? सेल खड़ी से बनी है वो, कांचली मिट्टी से, गोमेद व चर्ट से, या मिट्टी एवं तांबे से? तो इन चारों में से हड़प्पा कालीन जो मुहरें हैं वो अधिकांशतः यानी ज़्यादातर इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया है मुहरों को बनाने के लिए उस समय के दौर में, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 28 का हम जवाब देख लेते हैं। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा मित्रों ए, सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी का। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? जो हड़प्पावासी थे वो लोग जो है एक खेल भी खेला करते थे, और जो खेल था उसमें उनकी बहुत सारी रुचियां थी उस खेल में। तो वो खेल कौन सा था? वो कबड्डी था जिसमें बहुत रुचि लिया करते थे उस खेल में उस समय के लोग, गुल्ली डंडा था, देखिएगा ये बैलो होगा, बलो नहीं होगा, बैलों की दौड़, ठीक है, बैलों की दौड़, या शतरंज। तो इन चारों में से वो कौन सा खेल था जिसमें हड़प्पा कालीन जो है ज़्यादातर इंटरेस्ट लिए, रुचि लिए? तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होता है सही, वो हो जाता है शतरंज। क्या होता है? शतरंज। शतरंज में जो है हड़प्पा कालीन ज़्यादा रुचि रखते थे। इससे ये पता चलता है कि शतरंज का खेल एक माइंड गेम है और उस समय के लोग कितना दिमाग रखते थे अपने, ताकि शतरंज में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो बनाए जाते थे इनमें से किससे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, या बांसों से, ठीक है। तो फटाफट जो है उत्तर देते जाइएगा मेरे उत्तर से पहले। आप देख रहे हैं
आज भाग दो, और उस भाग दो में भी हमारा चल रहा है हड़प्पा सिंधु सभ्यता संबंधित स्पेशल क्वेश्चन सीरीज, जिसका पहला भाग आपको ऑलरेडी कल दिया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां आप देख सकते हैं जिनका छूट गया है। तो सिंधु सभ्यता के घर जिस चीज़ों से बनाए जाते थे मित्रों, वो था ईंट, यानी ईंट उस समय हमको मिले हैं। ठीक है, जिसे आपसे पूछ सकता है कि ईंटों के घर निम्न में से, ईंटों के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से मिलते हैं, तो सिंधु सभ्यता से हमको मिलते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यानी पैमाने की खोज से यह प्रूफ हो गया कि सिंधुवासी जो थे वो माप और तौल से क्या थे, परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी, मतलब सीधा सिंपल इस प्रश्न का मतलब समझिए कि तराजू की बात कर रहा है। भाई माप और तौल से परिचित थे सिंधुवासी, तो पैमाने की खोज हुई। अब देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रश्न बदलेगा तो ऐसे ही बदलेगा। अब इस तराजू शब्द का इस्तेमाल ना करके उसने लिख दिया है पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु के लोग जो है माप तौल से परिचित थे। अब माप तौल करने के लिए उनके पास क्या था, तराजू था। तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा जगह है जहाँ पे ये मिला तराजू, कालीबंगन में, लोथल में, हड़प्पा में या चनहुदड़ो में। इसी प्रश्न को घुमा के क्या कहता है कि तराजू के साक्ष्य निम्न में से हमें कहाँ मिलते हैं, इनमें से, यही प्रश्न। लेकिन इसी प्रश्न को देखिए कितना लंबा करके दिया है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन प्रश्न को बहुत सुंदर तरीके से, सटीक तरीके से इसमें सजाया गया है। और इस प्रश्न का हमारा जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा मित्रों, लोथल। पैमाने की खोज यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तराजू था वो जिससे माप तौल क्या करते थे, और वो मिला था हमको लोथल में। यानी पैमाना वही तो हुआ, तौलने का पैमाना तराजू को ही तो कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मतलब ध्यान से समझिएगा प्रश्न को। सिंधु सभ्यता की जो मुद्राएं थी, जो मुद्राएं हमको बनी अभी ऊपर पे है, आपने पढ़ाई है कि अधिकांशतः किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था उनके मुद्राओं में। तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें किस देवता के समतुल्य चित्रांकन, समतुल्य की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, यानी मिलता जुलता कह लीजिए। समतुल्य क्या मतलब कि एकदम मिलता जुलता, मतलब हमको देखने को मिलता था उनके उस समय के मुद्रा में। ठीक है, जैसे समतुल्य जो है ये गणित की भाषा है, समतुल्यता गणित की भाषा है, तो मिलता जुलता है, एक तरह से मायने उसका हो गया इंद्र, ब्रह्मा, शिव या विष्णु का। तो सिंधु में जो मुद्राएं बनी उसमें जिस देवता के समतुल्य चित्रांकन हमें देखने को मिला उस देवता का नाम था मित्रों शिव। क्या नाम था, शिव नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। ध्यान से देखिएगा, नहीं हुए हैं प्राप्त अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में, किसके, पशु के। प्रश्न सिर्फ इतना ही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशु के अवशेष के रूप में इनमें से कौन सा नहीं प्राप्त हुआ, घोड़ा, हाथी, गाय या शेर, अवशेष के रूप में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए, कमेंट्स करते जाइए। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर अपने ग्रुप में ऑलरेडी जो है इस कई वीडियो में डाल दिया है, तो आप वहाँ भी मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी आपका जो है सवाल हो तो चलिए इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं पहले। तो हमारे इस 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, शेर। पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त नहीं हुए तो शेर के। ठीक है, प्रश्न को ऐसे भी कह सकता है कि शेर के अवशेष निम्न में से किस सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों। अगला प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी जो सिंधुवासी थे उनका विश्वास जो है था वो किन पे था,
आत्मा और ब्रह्मा में था उनका विश्वास, मातृशक्ति में था, यज्ञ प्रणाली में वो विश्वास करते थे, या कर्म कांड में वो विश्वास रखते थे। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि इस समय प्रेजेंट टाइम का जो दौर देखा जाए, जैसे हम लोग इंसान जो है प्रेजेंट टाइम के, तो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग विश्वास रखते हैं। जैसे कि कई लोग का मानना ये है कि जो मज़ार वगैरह होता है वहाँ जाने के बाद हमें कामयाबी मिलती है। कई लोग का मानना ये है कि हम इस तरह का व्रत रखेंगे तो हमको जो है कामयाबी मिलती है, या हमको अपने आप को जो है तकलीफ नहीं होता, परेशानी नहीं होती, परेशानियों से हल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर इंसान का एक अपना मत है विश्वास का कि हम यही करेंगे तभी हमारा जो है उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो सिंधुवासी भी ऐसे ही क्या करते थे, उन्हें भी एक चीज़ पे विश्वास था और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा उसी पे विश्वास करते थे। तो वो था कौन इन ऑप्शनों में से? तो मित्रों वो था मातृशक्ति पर। किस पर? सिंधुवासी, यानी सिंधुवासी के लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा मित्र पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? हड़प्पा संस्कृति इस समय, यानी इस समय मतलब इस समय जो ये देश है, तो जो हड़प्पा संस्कृति है इस समय के कौन से देश पर जो है काबिज नहीं थी? ध्यान दीजिएगा, काबिज नहीं थी हड़प्पा संस्कृति इस समय के कौन से देश पर? पाकिस्तान पर, सॉरी भारत पर, पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे और ईरान पे। अभी इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स मैं कल के वीडियो का लूँगा। कोई त्रिपाठी जी हैं, फीमेल हैं, तो एक प्रश्न था हमारा इसी वीडियो से रिलेटेड, प्रश्न संख्या 10 था, जिसमें मालखाना जहाजी करके ऐसे प्रश्न था, एक प्रश्न संख्या 10। तो उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, फिर भी जो है उसका जो है क्लियरफाई जो है उनको नहीं हो पाया। तो वो जो मैंने पूछा था वो सिर्फ ये पूछा था पतन नगर, जो पतन नगर प्रश्न में था, यानी पतन नगर का मतलब होता है बंदरगाह, और उसी बंदरगाह शब्द का इस्तेमाल उसने उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के किया था कि मालखाना जहाजी, यानी माल लाद के जाने वाले जो जहाज हैं उसको हम लोग है, जहाँ से मालखाना जहाज मतलब जहाँ से जहाज वाला पानी में माल लाद के भेजा जाए तो उसको हम बंदरगाह ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछा था, बस इतना ही किया था। तो जिनका कमेंट्स था वो ध्यान से सुन लें, क्योंकि इसके बाद जो है मुझे लगता है कि आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब होगा हड़प्पा संस्कृति इस समय किस देश पे काबिज नहीं थी? तो मित्रों इस समय जो काबिज नहीं थी वो थी ईरान देश पे। हड़प्पा संस्कृति इस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में किस देश पे काबिज नहीं थी? तो ईरान पे काबिज नहीं थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदाड़ो में जो सड़कें हमें प्राप्त हुई उनकी जो चौड़ाई थी वो क्या थी? 110 मीटर थी, 10.5 मीटर थी, 12.5 मीटर थी, या 15.5 मीटर थी? तो मोहनजोदाड़ो में सड़कों की चौड़ाई क्या थी, यही प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर आपको ड्रॉप करना है कमेंट्स बॉक्स में। मेरे उत्तर से पहले फटाफट आप कमेंट्स डाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 10.5 मीटर। मोहनजोदाड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई जो थी वो 10.5 मीटर थी। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है 37 नंबर प्रश्न क्या कहना है कि राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी भारत के कौन से राज्य में है? तो मित्रों उत्तर प्रदेश में है वो, हरियाणा में है, गुजरात में है, या राजस्थान में है? कहाँ है राखी गढ़ी भारत के, मतलब इन चारों स्टेट में से कौन से स्टेट में पड़ता है आपका राखी गढ़ी? ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट्स डाल दीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कल मैंने जो आपका टेलीग्राम में
मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा टेलीग्राम है AMU क्लासेस के नाम से ही, यही लोगो आपको वहाँ भी दिखेगा, सर्च मारेंगे AMU क्लासेस तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। उसमें सभी वीडियो पीछे के भी पड़े हुए हैं जब अभी तक जितने डाले गए हैं। और रोज़ाना शाम को आपको एक प्रश्न उसमें डाला जाता है, आपसे जो है वोट मांगा जाता है अपना, हर रोज़ एक प्रश्न डाला जाता है उसमें, तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग देते हैं और बहुत लोग अच्छे खासे उत्तर भी देते हैं। तो कल का हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि कौन से ग्रंथ में जो है महावीर तीर्थकार के, जो महावीर तीर्थकार हैं उनके जैन धर्म से संबंधित जो महावीर तीर्थकार हैं उनके चित्रों के सबसे ज़्यादा जो है कौन से ग्रंथ में हमको देखने को मिलते हैं, यानी चित्रित किया गया उनके जीवनी के बारे में। तो उसमें आंसर आपका था मित्रों सही कल्पसूत्र। क्या था? कल्पसूत्र उसका आंसर सही था। कल्पसूत्र में जो है महावीर तीर्थकार के जीवनी का जो है वो लेखा चित्रित किया गया उसमें। यही प्रश्न था हमारे टेलीग्राम का कल। तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी, डेली वहाँ पे भी आपको प्रश्न शाम को मिलेंगे। और इस प्रश्न का हमारा जवाब हो गया हरियाणा। क्या हो गया? हरियाणा। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो मित्रों हरियाणा में है राखीगढ़ी, भारत के जिस राज्य में है उसका राज्य का नाम है हरियाणा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या लरकाना? तो चलिए फटाफट करते जाइए। आप देख रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित सीरीज का भाग 2 भाग 1 कल मैंने डाला था, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहाँ जो छूट गए हैं, जो नहीं देख पाए हैं, वहाँ इसी भाग का 26 प्रश्न वहाँ कराए थे। 26 प्रश्न के बाद से ये प्रश्नों की सीरीज आपकी आज चल रही है। और ये जितने प्रश्न हैं अगर आपने इसमें से कर लिया, देख लिया अच्छे से, तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, AMU क्लास की गारंटी है। तो चलिए मित्रों इस प्रश्न का हम राइट आंसर देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो मोहनजोदाड़ो था। ठीक है, ये प्रश्न को आपसे पूछ सकता है उसमें प्रश्न कि मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था? तो सिंधु सभ्यता का। ठीक है, आइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, अभी क्या था? अभी आपने पढ़ा सबसे बड़ा स्थल, अब है आपका सबसे छोटा स्थल। तो 2 प्रश्न हो गए और 2 प्रश्न कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदाड़ो, और सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल क्या है? लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है या अल्लाह दीनो है? तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया। तो बचते हैं 3 विकल्प, तो तीनों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अल्लाह दीनो। क्या होगा? सबसे छोटा स्थल अल्लाह दीनो है सिंधु सभ्यता का, और सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है सिंधु सभ्यता का। ये याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, प्रश्न का कहना है हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन था? हड़प्पा आबलिक सिंधु सभ्यता, दोनों बात यही हुई कि इसमें जो पवित्र हमारा जानवर था, पशु था, वो कौन था? कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगार युक्त पशु, गाय, हाथी या बकरी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये। और मैंने जो सीरीज ली है इसकी, जिसके 2 पार्ट, जिसका दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, पहला पार्ट आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है इसके। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के किसी प्रश्न को मिस नहीं करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में कि सिंधु सभ्यता में जो पवित्र पशु था वो इन चारों में से कौन था? तो मित्रों पवित्र पशु के रूप में हम कुबड़ वाला बैल, यानी कुबड़दार जो बैल था, और श्रृंगार युक्त जो पशु थे, उसमें जो है सिंधु सभ्यता के पवित्र पशु के रूप में माने गए। ठीक है, अगला उनके मोहरों में भी आपको कुबड़दार बैल के चित्र देखने को मिलेंगे, जो मोहरें उस समय की मिली हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान में मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? ये सब प्रश्न देखिए बनाए गए हैं अच्छे से, और ये वही प्रश्न बनाए गए हैं जो आपको घुमाए जाते हैं। क्या पूछा है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से
मिले अवशेषों से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इनमें से वो कौन सा स्थान है जिसमें हमके उस स्थान में एक ऐसे अवशेष मिले जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। प्रश्न समझ में आ गया आपको कि सिंधुवासी जो थे इनमें से एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हमें खेत जोतने के अवशेष मिले और इससे हमको पता चला कि सिंधुवासी वहाँ पे जो है खेत जोतने की प्रक्रिया की प्रारंभ ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया। क्या वो जगह धोलावीरा थी, कालीबंगा, चिनाब या लोथल? तो चलिए प्रश्न समझ गए होंगे और प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाता है मित्रों कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा। यानी कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे खेत जोतने के प्रारंभिक साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं अवशेष के रूप में। ठीक है, तो कालीबंगा है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मांडा नगर एक नदी पर है स्थित और उस नदी का नाम क्या है? सिंधु पर, सतलज पर, चिनाब पर या झेलम पर? ठीक है, आप देख रहे हैं सिंधु सभ्यता रिलेटेड स्पेशल क्लास की भाग दूसरी सीरीज, पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी वीडियो के। तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का जो हमारा उत्तर होता है वो आपका हो जाता है सी, चिनाब पर। किस नदी पर? मांडा नगर स्थित है चिनाब नदी पर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज का 43 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग में रंगते थे? सिंधुवासी जो थे वो मिट्टी के बर्तनों को रंगा करते थे, यानी मिट्टी के बर्तनों को सिंधु सभ्यता के लोग रंगा करते थे किस रंग से? गेरुआ रंग से, काला रंग से, भूरे रंग से या लाल रंग से? ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सिंधु सभ्यता में हुआ है अच्छा खासा, और वहाँ के लोग उस बर्तन का इस्तेमाल तो करते थे, लेकिन रंग कौन सा इस्तेमाल करते थे उस बर्तन को रंगने के लिए? यानी रंगतें जो थी उस बर्तन की वो कैसी थी सिंधु सभ्यता की? तो मित्रों इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा लाल रंग। कैसी थी रंगतें? लाल रंग थी। ठीक है, तो आपसे कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों की रंगतें थीं, बस इतना ही कहेगा, रंगतें थीं तो लाल रंग थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी खुदाई सबसे पहले की गई किसकी अगुवाई में? अगुवाई मतलब ये हुआ मीन्स देख रेख। क्या हुआ? देख रेख में। अगुवाई का मतलब उनकी देख रेख में हुआ। सर जॉन कॉनरॉय के, सर जॉन मार्शल, सर जॉन नार्बोरो या सर जॉन थर्सबी, इन चारों में से वो कौन से शख्स हैं जिनके देख रेख में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सबसे पहले हुई थी? तो मित्रों अगर इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखते हैं तो आपका उत्तर होता है बी, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई सबसे पहले उसकी अगुवाई की थी, यानी इनकी देखरेख में वो खुदाई हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए। अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ है? ये अच्छा प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंध में है, यानी जो पाकिस्तान में पड़ता है। इस्लामाबाद में है, वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। राजस्थान में है जो भारत में पड़ता है, या काबुल में है जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है। तो प्रेजेंट टाइम में मोहनजोदाड़ो हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आप मोहनजोदाड़ो को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएं देखने के लिए, तो वर्तमान में मोहनजोदाड़ो कहाँ है? तो मित्रों
जिस हड़प्पा और सिंधु सभ्यता और जिस मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आपका है सिंध में, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध बॉर्डर है, ये बॉर्डर है आपका पाकिस्तान के, एक बॉर्डर है, सिंध बॉर्डर है। आपने देखा ही होगा किसानों का आंदोलन में सिंध बॉर्डर तो पंजाब से लगे हो गए, तो ये बॉर्डर है वहाँ का। तो वर्तमान में सीधी सीधी बात यह है पाकिस्तान में पड़ता है वो। अगला प्रश्न है 46 नंबर। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना आरंभ किया? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग करना शुरू किया वो धातु तांबा थी, कांस्य था, लोहा था या सोना था। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न चुने गए हैं आपके लिए, इसीलिए इसको 2 पार्ट में मैंने बनाया था ताकि आराम से आपको वीडियो लंबा ना होके अच्छे से दिखे। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ आपको मिलेगा, आप वहाँ जो नहीं देख पाए हैं वो देख ले सकते, तुरंत उसको देखें तब इसको देखें, मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक है, तो चलिए, हड़प्पा वासी सबसे पहले जिस धातु का यूज करना शुरू किया उन्होंने, उस धातु का नाम है तांबा। क्या नाम है मित्रों? तांबा का यूज हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले धातु के रूप में किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न का कहना है 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की सभ्यता मानी गई? पाषाण युग की सभ्यता थी, वो कांस्य युग की सभ्यता थी, वैदिक काल सभ्यता थी या लौह युग की सभ्यता थी? किस सभ्यता को हम जो है हड़प्पा की सभ्यता का युग कहते हैं? यानी प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से किस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता युग के नाम से हम जानते हैं? ठीक है, या किस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का रूप हम कहते हैं या युग कहते हैं? तो अगर इस प्रश्न का हम जवाब देखें तो वो हो जाएगा कांस्य युग, क्योंकि कांस्य युग उसका नाम रखने का मतलब ये हुआ कि कांस्य से संबंधित चीज़ें ज़्यादातर हमको हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, इसलिए उसे कांस्य युग नाम दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा या फिर जो सिंधु सभ्यता का जो समय चल रहा था उसमें जो हमको मोहरें मिली हैं, मोहरें, उस पर जो लिखावट रही है, जो लिपि रही है, जिसे लिपि मैंने आपसे पहले बताया था लिपि ज्ञात नहीं है। ये जो कांस्य युग है इसका नाम रखने का कारण मैं बता रहा हूँ कि लिपि ज्ञात नहीं थी हमको, अभी भी हमको ज्ञात नहीं है उसकी लिपि क्या थी। अब उनके मोहरों में जो लिपि हमको देखने को मिलती है तो उस लिपि में ये है कि कुछ अजीब से जो है फिगर बनाए गए हैं। ठीक है, कुछ अजीब से जो है फिगर बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे करके फिगर बनाए गए हैं और फिगर के साथ ही वो मोहरें हैं। तो जो लिपि उसमें लिखी गई है वो चित्र की तरह लिखी गई है, तो इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम उसको चित्रलिपि कह सकते हैं। उनका मानना है कि हम चित्रलिपि कहेंगे, लेकिन उसको माना नहीं गया, क्योंकि चित्रलिपि नाम रख सकते हैं लेकिन लिखा क्या है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए चित्र को देख के उन्होंने चित्रलिपि कहा लेकिन कन्फर्म नहीं किया। उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो युग है उसमें कांस्य की चीज़ें ज़्यादा हमको मिली, इसलिए हम उस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मित्रों, अगला प्रश्न पूछ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय क्या थे? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, मजदूरी या लूटपाट? तो ड्रॉप करते रहिए आंसर। मेरे उत्तर से पहले जांच करिए अपने आप को कल और आज की सीरीज को मिलाकर कि कितना आपका इस टॉपिक में तैयार है। सिंधु सभ्यता में इतने प्रश्नों में से यानी लगभग 50+ प्रश्न हैं हमारे पास इसमें, यानी 50 प्रश्नों की कह लीजिए सीरीज है ये पूरा मिला के, और इसमें अगर आपको 30+ भी पता है, 30 भी पता है, मतलब आप सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्नों को मजबूत बना के रखे हैं। तो हमारा 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार, यानी नगरीय व्यवस्था थी। सिंधु सभ्यता नगरीकरण व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और उनकी जो मजबूती थी अर्थव्यवस्था की वो कृषि रही है। ठीक है, इस पे रिलेटेड प्रश्न ऊपर वाले वीडियो में पहले पार्ट में जा चुका है,
देखेंगे तो पता चल जाएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है, यानी जिस मोहनजोदाड़ो के बारे में आप पढ़ रहे हैं उस मोहनजोदाड़ो का अर्थ, मीनिंग, मायने, मतलब जो भी कह लीजिए क्या होता है। समृद्ध साम्राज्य उसका मतलब होता है, व्यापारियों का गढ़, देवताओं का नगर या मृतकों का टीला। अब अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि व्यापार उनका जो है सबसे ज़्यादा जो है वो रहा है व्यापार का। तो अब कई लोग सोचेंगे कि व्यापारियों का गढ़ है क्योंकि मोहनजोदाड़ो में व्यापार जो है ज़्यादा था। तो मोहनजोदाड़ो का जो सही अर्थ है मित्रों वो है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदाड़ो जो था वो 7 से अधिक बार बाढ़ में बह चुका था। क्या है? 7 से अधिक बार, 7 बार नहीं कन्फर्म, 7 से अधिक बार मोहनजोदाड़ो जो है बाढ़ में बह चुका था। तो मृतकों का टीला इसलिए उसको कहते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा का अर्थ बताइए। कालीबंगा का मीनिंग क्या है? मोहनजोदाड़ो की वो मीनिंग थी मृतकों का टीला, और कालीबंगा का अर्थ काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय या काला ही साम्राज्य था उनका, इसलिए कालीबंगा। अब कालीबंगा जो है वो सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा है, एक जगह था, क्योंकि आपको पता ही उसमें जो राजधानी थी, राजधानी की संख्या थी 2 और नगरों की संख्या थी 6। उसमें भी उसी में एक कालीबंगा भी है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है मित्रों काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, चलिए और आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से संबंधित प्रश्नों की 50 सीरीज में 2 पार्ट में मिला के, पार्ट में अलग अलग 2 हिस्सों में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के मैंने आपको ये वीडियो दिया है। तो ये पार्ट 2 का आखिरी प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अपने आप में, और इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर हमको मिले, नगरों की संख्या आपको पता ही है 6 थी, और नगरों में जो है सिंध का बाग किस नगर को हम कहें, यानी किस नगर को हम सिंध का बाग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता की। मोहनजोदाड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को या राखीगढ़ी को। ठीक है, तो मित्रों फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इस आखिरी प्रश्न का उत्तर ड्रॉप कर दीजिए। पहले पार्ट को, यानी ये प्रश्न शुरू हुआ है 27 नंबर प्रश्न से, यानी 26 नंबर प्रश्न के ऊपर, यानी 1 से लेकर 26 तक पार्ट 1 में आपको दिखेगा, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो हड़प्पा में जो है जिस नगर को हम सिंध का बाग कहते हैं मित्रों, उस नगर का नाम है मोहनजोदाड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो प्रश्न आपका ऐसे भी चेंज कर देगा। इसमें अगर प्रश्न को बनाना हो तो एक अच्छा प्रश्न इसमें ये बनता है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता की किस नगर को कहते हैं, ऐसे कह देगा। या मोहनजोदाड़ो को हड़प्पा सभ्यता का इनमें से क्या पुकारा गया, यानी हड़प्पा सभ्यता में नगर मोहनजोदाड़ो को, ध्यान समझिएगा, प्रश्न कह देगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर मोहनजोदाड़ो को निम्न में से किस और नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो सिंध के बाग के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो देख लिए हैं, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब शेयर करेंगे तभी लोग नए यहाँ जुड़ेंगे, उन्हें भी पता चलेगा। और कमेंट आपके अच्छे अच्छे आते ही हैं, इसके लिए तो आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी राज्य से संबंधित कला की हो, कमेंट्स में डाल दीजिए फटाफट, आपको उसका जो है सलूशन पूरा क्लियर करके मिलेगा जितना तक हो सके। तो चलिए पार्ट 1 जो नहीं देखें वो पार्ट 1 जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे जाके। इसको देखने से पहले मैं कहूँगा कि पहले वो उसको देखेंगे तब इसे देखेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दे दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।